दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे अपने अपने जगह पर। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, यह मुझे पूरी उम्मीद है। और आज हम लोग अपना विषय शुरू करते हैं। हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया था, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 21 तक हम लोगों ने पूरा अच्छे से विस्तार में पढ़ा था और आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने बताया था जो कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी इत्यादि में पूछे भी जा चुके हैं। और आगे कुछ तथ्य ऐसे भी बताए थे जो कि आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपना आगे का मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो जो है पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए। इतना बस मैं कहूँगा और कुछ मुझे नहीं कहना है। ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और कमेंट ज़रूर किया करो यार। अच्छा हो, बुरा हो, जो भी सजेशन हो आपका वो ज़रूर कमेंट किया करो। थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, देखने पर ना अच्छा लगता है कि कोई है जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, कमेंट कर रहा है, हमारे वीडियो को ध्यान से देखता है। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जो दो लोगों ने मुझे राज व्यवस्था में पिछले 2 बार से 2 गलतियां बताई हैं और मैं आज एक और गलती आपको बता देता हूं। पिछली बार मैंने बोला था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो असीमित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार भी सीमित होते हैं और उन पर जो है राज्य के द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये मैंने गलती की थी और एक सदस्य ने ही मुझे ये बताया, ध्यान दिलाया कि हाँ आपने ऐसा गलत किया है। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तभी तो ऐसी गलतियाँ बता पाओगे ना मुझे, और तभी तो मैं सुधार पाऊँगा। अभी नया चैनल है, थोड़ा गलती हो जाता है, तो गलती सबसे होना स्वाभाविक है, इंसान है तो गलती होती है। लेकिन आप लोग जो है अगर ढंग से वीडियो देखोगे तो मुझे बता पाओगे, ध्यान दिला पाओगे और मैं उसको सुधार पाऊंगा। आप लोगों को भी बता पाऊंगा कि हाँ भाई सुधार लो, यहाँ पर गलती हो गई है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। देख लेते हैं हमारा आज का पॉइंट जो है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है, और इससे जो है 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं अनुच्छेद 23 जो है, इसके 2 भाग हैं। पहला है आपका अनुच्छेद 23(1). इसमें मानव का दुर्व्यापार के बारे में दिया गया है। दुर्व्यापार और बेगार बलात् श्रम का प्रतिषेध और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, बेगार काम करवाना मतलब कि काम करवा लेना और पैसा नहीं देना। ठीक है, बलात् श्रम कहने का मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। ठीक है, और मानव का दुर्व्यापार तो आप जानते ही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कि बच्चों का व्यापार किया जाता है, बच्चों को बेच दिया जाता है या फिर महिलाओं को बेच दिया जाता है देह व्यापार के लिए या फिर अन्य काम के लिए। ठीक है, तो यह जो है आपका अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 23(1) में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 23(2) के बारे में। जैसा हम लोग देखा था कि इसके 2 भाग हैं, तो अनुच्छेद 23(2) में क्या दिया हुआ है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल हैं तो देख लेते हैं। पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। इसके अलावा देवदासी या फिर दास प्रथा भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हेतु 2 कानून बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 35 के द्वारा जो है संसद को विधि बनाने की शक्ति है कि किसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति है? मानव दुर्व्यापार या फिर बंधुआ मजदूरी इत्यादि के खिलाफ जो है आपका जो मानव दुर्व्यापार है उसमें जो भी चीज़ें शामिल हैं जो हमने ऊपर पढ़ा है, उसके संबंध में दंड आरोपित करने की शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है।
और इसी के तहत जो है आपका अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 जो है वह अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। अनुच्छेद 35 के तहत जो है ये अधिनियम लागू किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन यानी कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा जाएगा। ऐसे जगह पर काम में नहीं लगाया जाएगा जहां पर जान का खतरा हो या फिर किसी अन्य प्रकार का खतरा हो। संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु बनाए गए कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम आपका 1986, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 इत्यादि जो है इससे संबंधित है। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में दिया हुआ है कि 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और इनके द्वारा जो है कालीन, कांच, ईंट भट्टों, पत्थर खदानों, घरेलू बाल मजदूरों व खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया तथा इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन और इसी संगठन के लिए जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी काम के लिए। ठीक है, बच्चों के हित में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था और इसीलिए 2014 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। ठीक है, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भी दो भाग हैं। पहला भाग है 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म का के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दो युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेंगे। अनुच्छेद 25 में दो मुख्य स्पष्टीकरण है कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो यह देख लीजिएगा। अनुच्छेद 25 के तहत जो है वह सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा और हिंदू शब्द जो दिया हुआ है इसमें, उसमें जैन, सिख और बौद्ध जो है वो सम्मिलित हैं और ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं पहले यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी इत्यादि में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो ये दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 में दिया गया है और हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध सम्मिलित हैं। ठीक है, फादर स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 में प्रश्न उठाया गया कि क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण समाहित है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वह कर सकता है ऐसा। ठीक है, तो यह भी जो है आप याद रखिएगा। ये वाद जो है इसके बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। तो इसमें दिया हुआ है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। तो पहला इसमें जो है आपका 4 भाग दिए हुए हैं। क में देख लेते हैं धार्मिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, इस ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। तो एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा था कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति कॉमन वे ऑफ लाइफ में हो। दूसरा है कि साथ ही उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा भी होना चाहिए। इसके अलावा समूह का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में। किसी विशिष्ट धर्म
कि अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम, मतलब जिससे जो पैसा आता है उसका किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए कर नहीं लिया जाएगा उससे जिससे जो आमदनी होती है उसका जो खर्च किया जाता है वह किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 27 जो है वो कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का निषेध नहीं करता है। ठीक है, कर जो है वो ज़बरदस्ती लगाया जाता है, शुल्क जो होता है वह किसी सेवा के बदले आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो कर और शुल्क में अंतर होता है। राज्य किसी तो यह जो है बिल्कुल याद रखिएगा, कर पर निषेध लगाता है, शुल्क पर निषेध नहीं लगाता है। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए हज सब्सिडी वर्तमान परिस्थिति में उचित है क्योंकि सापेक्ष में अमरनाथ यात्रा, कुंभ मेले का आयोजन आदि सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित करते हुए ही किया जाता है। मतलब कि अगर मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी दी जाती है तो हिंदुओं के लिए जो है अमरनाथ यात्रा और कुंभ मेले का आयोजन भी राज्य करता है। ठीक है, तो यह जो है सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित करता है, इसलिए जो है यह जो है अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसके तहत 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 28(1) में दिया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि अगर जैसे कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है, सरकारी संस्थान है, तो उसमें जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी जो कि पूर्णतः पोषित हो। ठीक है, देख लेते हैं 28(2) में क्या दिया हुआ है। तो खंड 1 की कोई ऐसी बात शिक्षा संस्थान पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के लिए आधिपत्य में गठित हुई है जिसके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, तो मतलब कि पूर्णतया जो है आपका राज्य के द्वारा पोषित हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर किसी विन्यास या फिर न्यास ने उसको स्थापित किया है किसी आपका शिक्षण संस्थान को और उसमें जो है धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो जो है यह किया जा सकता है। ठीक है, 28(3) में दिया हुआ है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षण सहमति न दे दें। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं धार्मिक शिक्षा का क्या मतलब है। तो धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म और उसके विविध पहलुओं यथा उसके विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज, संस्कार और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा देना है। ठीक है, शिक्षा संस्था का क्या मतलब है। तो यह जो है राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका कुछ नियम दिया हुआ है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होगा तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त यदि है तो दी जा सकती है, लेकिन बाध्य करके नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तो दी जा सकती है धर्म की शिक्षा, प्रावधान कर सकता है लेकिन बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, और अन्य के बारे में दिया है न तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित न अन्य सुविधाएं प्राप्त, तब जो है वो बाध्य कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 इसमें दिए हुए हैं, आप जो है ये चारों कंडीशन जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 29(1) में दिया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) में दिया हुआ है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं संस्कृति क्या है। तो संस्कृति जीवन पद्धति है, इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 30 के बारे में। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का
अधिकार जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो 30(1) कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो यह 30(1) में दिया हुआ है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा भी जा चुका है। ठीक है, 30(1) का क कहता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और यह कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। मतलब कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की कोई संपत्ति है और राज्य को किसी सार्वजनिक काम के लिए वो चाहिए, मतलब कि रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, इस सब काम के लिए अगर उसको वो संपत्ति चाहिए तो मुआवजा इतना होना चाहिए कि उनका जो अधिकार है, जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का अधिकार है, वो मारा न जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 30(2) में क्या दिया हुआ है। तो शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए गए हैं, जो कि है राष्ट्रीय एवं प्रांतीय। ठीक है, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक के रूप में है। ठीक है, तो हिंदू कहाँ पर, पूरे देश में तो वैसे बहुसंख्यक हैं, लेकिन इन सब राज्यों में जो है हिंदू वो अल्पसंख्यक के रूप में है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 31 के बारे में देख लेते हैं। तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन के बारे में इसमें दिया हुआ है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधि या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यह तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के बारे में, और इसको जो है आपका भीमराव अंबेडकर जी ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा या फिर भारतीय संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन होता है और मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है और उसका हृदय है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह आप जब भी आपसे पूछा जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, तो यह स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर संज्ञान लेता है। ठीक है, तो यह जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 जो है यह बहुत बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 32(2) के तहत जो रिट दिए गए हैं उनमें कौन कौन से रिट हैं। तो पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि सम्मत न हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। तो यह जो है हैबियस कॉर्पस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। यह लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका परमादेश, जिसको इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है। यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है, जिसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी कि सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य हेतु वह बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। ठीक है, मतलब कि कार्य करने के लिए वो बाध्य है, मतलब जो कार्य करने के लिए उसको रखा गया है वो कार्य अगर वो न करे या फिर करने से इनकार कर दे, तब जो है न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जो है उस लोक अधिकारी या फिर सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे। ठीक है, तो यह जो है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होगा। पहला तो ये चीज़ याद रखिएगा। और दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य
नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शर्त है इसके लिए, तो याद रखिएगा परमादेश के लिए ये दोनों शर्तें हैं। आगे देख लेते हैं प्रतिषेध के बारे में, जिसको अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि कौन सा आपका जो रिट है वह न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, तो वह है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मतलब कि कोई अगर न्यायालय है या फिर अर्ध न्यायिक संस्था है जो कि अपने अधिकार, मतलब कि उसका अधिकार क्षेत्र है मान लिया वैशाली जिला में है और वो मुजफ्फरपुर जिला का केस देख रहा है, तो उस पर जो है उसके विरुद्ध यह आदेश जारी हो सकता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है, तो यह याद रखिएगा, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं उत्प्रेषण के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सर्टियोरेडी, ठीक है। सर्टियोरेडी इसको कहा जाता है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। तो यह दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यह कि प्रतिषेध जो है वह मतलब कि कर देने के बाद जारी किया जाता है, मतलब कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर चुका है तब यह जारी किया जाता है प्रतिषेध, और मतलब कि अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने से पहले जो है उसको रोक दिया जाता है, किसके द्वारा? उत्प्रेषण के द्वारा। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यह याद रखिएगा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर क्या है तो बता ही दिया है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, ठीक है। जबकि उत्प्रेषण रिट में कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दोनों में अंतर क्या होता है यह बिल्कुल ही याद रखिएगा कि प्रतिषेध रिट जो है वह उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। आगे देख लेते हैं अधिकार प्रेक्षा के बारे में। तो क्यू वारंटो इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है। असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध यह जारी किया जाता है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। प्रथम लोकहितवादी और दूसरा है न्यायिक सक्रियता। लोकहितवादी के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है PIL या फिर इसको जनहित याचिका या फिर PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। जनहित याचिका की इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी यानी कि केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है को बदल दिया। अतः स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्टों, सोशल साइट्स आदि को आधार बनाकर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो PIL जो है आप जानते हैं कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो दाखिल कर सकता है या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति के बदले आप दाखिल कर सकते हैं। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अभी जो वो हुआ है, आत्महत्या का मामला चल रहा है उसका, तो उसके लिए PIL दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब कि ये जो केस है वह CBI को दे दिया जाए। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारा PIL सुना होगा। आजकल तो PIL के माध्यम से सरकार को बदनाम करने की बहुत सारी साजिशें भी की जाती है। यह लंबा डिबेट भी है, ठीक है। तो यह बहुत ही लंबा विषय है, आपका करंट का विषय है, तो इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन PIL क्या होता है यह समझ लीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है तब उसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल न्यायिक सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत बार ऐसा होता है कि विधायिका कोई नियम बनाती है, संसद जो है कोई कानून बनाती है, तो जो आपका न्यायालय है वह खुद ही उसमें दखल दे देता है, या फिर कोई PIL दाखिल हो जाता है तो उसमें दखल दे देती है न्यायपालिका। अब जैसे कार्यपालिका के बारे में देख सकते हैं, तो कार्यपालिका के भी काम में दखल देती है। PIL के माध्यम से जो है बहुत बार दिक्कत हो जाता है। रफ़ाइल का मामला आप ले सकते हैं कि मोदी सरकार जो रफ़ाइल का वो डील कर रही थी, तो उस पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, और चौकीदार चोर है और क्या क्या बोला गया था। तो उस पर जो है PIL भी दाखिल किया गया था कि रफ़ाइल का डील जो है वो
उसके पर जांच की जाए, जेपीसी बैठाया जाए और उस पर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जो है न्यायपालिका ने संज्ञान दिया था। ठीक है, तो ये सब मामला आप देख सकते हैं, ये सब करंट का मामला है, इस पर विस्तृत चर्चा जो है करंट में होती रहती है। आगे देख लेते हैं, भारत में न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीआईएल का जनक किसको माना जाता है? तो न्यायाधीश पीएन भगवती को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में क्या अंतर होता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है वह 226 के तहत करता है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, और यह भी जो है उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार है रिट जारी करने का, उससे ज़्यादा विस्तृत अधिकार है किसका? हाई कोर्ट का। ठीक है, यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है और उच्च न्यायालय जो है यह बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है। ठीक है, तो यह भी एक अंतर है। उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अधीनस्थ जो न्यायालय है उसी के खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अंतर वाले पॉइंट है वो भी याद रखिएगा, इससे भी जो है संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मेंस में जो है आप पॉइंट भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 33, 34, 35 में, तो वो देख लेते हैं। अनुच्छेद सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य इसके समुचित कार्य करने और अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, मतलब कि ये संस्थाएं जो है सशस्त्र बल हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, ये अपना कार्य जो है ढंग से कर सकें और इनमें जो है अनुशासन बना रहे, इसके लिए संसद को यह शक्ति है। ठीक है, कि वह युक्त प्रतिबंध इन पर लगा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या फिर पुनर्निर्मित करे। तो मान लिया कि यदि अबसपा लागू है तो उस समय जो है आपका यहाँ पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 35 के बारे में। तो इसके तहत जो है संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो यह भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में। तो कुछ मामले हैं जिनमें मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में चर्चा की गई थी, तो वो देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो वाद हुआ था, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। गोलकनाथ वाद के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों से निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था, किंतु इस वाद में, गोलकनाथ वाद में, अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यह भी जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन 1971, इस संशोधन के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। तो इस निर्णय में 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई तथा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बात तो खैर आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसका उदाहरण दे सकते हैं, निबंध में भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन 1976 देख लेते हैं। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ठीक है मतलब कि संशोधन अगर किया जाता है आपका मौलिक अधिकारों में तो उस पर जो है न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन में की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। तो यह जो है सबसे बाद का हो गया 1980 का। इसके द्वारा आपका ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का जो प्रावधान था कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, उसको जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि अब जो है मौलिक अधिकारों में भी अगर संशोधन होता है तो उसको भी जो है न्यायालय जो है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा कि क्या मौलिक अधिकार अत्यांतिक है। आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, मतलब कि यह जो है एकदम अत्यांतिक है, मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो अत्यांतिक होने का अर्थ है कि किन्हीं भी सीमाओं या मर्यादाओं से न बंधे होना, मतलब कि असीमित होना। यदि मूल अधिकार बिना किसी नियंत्रण या निर्बंधन के दिए जाएं तो उन्हें अत्यांतिक कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों के साथ वे युक्त निर्बंधन भी स्पष्ट कर दिए हैं जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सीमित करते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा निर्बंधन युक्त है और कौन सा नहीं। यह तय करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है, क्योंकि यह संविधान के निर्वचन से तय होता है कि संविधान का निर्वचन करना, और संविधान का निर्वचन करना किसका काम है? न्यायपालिका का काम है। कि व्यावतर्क यानी कि एक्सक्लूसिव शक्ति है, मतलब कि संविधान के निर्वचन करने की शक्ति जो है वह न्यायपालिका की एक्सक्लूसिव शक्ति है। ठीक है, इसके कारण न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है। ठीक है, तो युक्त निर्बंधन जो है वह लगाया जा सकता है। और जो आपका शुरुआत में मैंने गलती के बारे में बताया था, तो मौलिक अधिकार जो है वो अत्यांतिक नहीं है, मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। ठीक है, उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौलिक अधिकार देखा। अब इसके बारे में कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यायालय द्वारा समय समय पर जो है निर्वचित मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार शब्द में निम्नलिखित शामिल है। कौन से? दास प्रथा शामिल है, बेगार अथवा बलात् श्रम शामिल है, बंधुआ मजदूरी शामिल है, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय शामिल है, स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार शामिल है। ठीक है, तो यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं 3 पॉइंट इसके बारे में। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 के द्वारा घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद को विधि बनाने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 तथा महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 पारित किया था। ठीक है, तो यह हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं और यहाँ भी देख लिया हम लोगों ने। आगे देख लेते हैं। तो दीना बनाम भारत संघवाद 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। ठीक है, तो कैदी जो काम करते हैं जेल में उसके लिए उनको उचित मजदूरी प्राप्त होना चाहिए। तो याद रखिएगा, दीना बनाम भारत संघवाद 1983। अनुच्छेद 25 में प्रत्याभूत धर्म स्वातंत्र में जो है कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है वो देख लेते हैं। यूपीपीएससी 1994, 97 और 99 3 बार यह पूछा जा चुका है। तो इसके तहत जो है आपका अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है और धर्म को मानने एवं आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देख लेते हैं। पंथ निरपेक्षता पर आधारित प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो यह पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा स्टैनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश वाद में निर्धारित किया गया कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो यह तो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ऐसे याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य निम्नलिखित आधारों पर निर्बंधित कर सकती है। तो कौन कौन से आधार है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और सदाचार के आधार पर इसको निर्बंधित किया जा सकता है। और यह यूपीपीएससी 2002 और 2007 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत भाषा या धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। तो यह जो है यूपीपीएससी 1997 में पूछा जा चुका है,
इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिक तथा अनागरिक दोनों को प्राप्त हैं, परंतु अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार जो है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो इसके बारे में वैसे मैंने बताया है नागरिकता वाले में, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर भी मैंने दोबारा बता दिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यह तो VVI पॉइंट है, याद रखना जरूरी है। एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता है, जबकि अरबी, फारसी या फिर अन्य समान भाषाओं की ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब कि संस्कृत को मान्यता दे दी जाए, लेकिन अरबी और फारसी या फिर अन्य भाषाओं को जो है स्वीकार न किया जाए, तो यह जो है धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, यह जो है आपका UPPSC प्री 2009 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित किसी शिक्षण संस्थान का प्रबंधन समिति गठित करने, शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारित करने तथा शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार तो है, पर किंतु पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई शिक्षण संस्थान गठित किया जाता है धर्म के आधार पर, तो उसमें जो है शिक्षण का माध्यम निर्धारित किया जा सकता है, समिति गठित किया जा सकता है, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीति तय किया जा सकता है, शिक्षक की नियुक्ति भी की जा सकती है, लेकिन पाठ्यक्रम जो है उसका तय करने का अधिकार उसको नहीं है। ठीक है, यह UPPSC 1999 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो सेंट स्टीफेन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में निर्धारित किया गया है कि राज्य से सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने विशिष्ट समुदाय के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो UPPSC 1994 में यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50% सीट आरक्षित कर सकता है, तो यह याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 30 जो है सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है। ये तो UPSC प्री में पूछा जा चुका है आपका 2009 में, IAS प्री में। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षतः उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहाँ? तो कालू सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग केस जो था 1974 में, उसमें यह कहा गया था कि प्रत्यक्षतः उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, रिटों के मामले में हाई कोर्ट की अधिकारिता जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तृत है, यह हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ दोबारा क्या पढ़ें। आगे देख लेते हैं। किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा आज्ञापक कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है। तो जो आपको बताया भी था मैंने ऊपर कि जिस काम के लिए उसको रखा गया है, अगर वो कर्तव्य वो पूरा नहीं करता है, तब जो है आपका परमादेश जारी किया जाता है। तो इसको जो है शब्द दिया गया है कि आज्ञापक कर्तव्य। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ PCS में 2005 में पूछा गया है, याद रखिएगा। PCS में जो है ना अलग अलग टर्म दे दिया जाता है और उसके आधार पर कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है जो आपका आधिकारिक किताबों में नहीं दिया रहता है, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह जैसी किताबें हैं तो उसमें वो नहीं दिया हुआ रहता है, वो शब्द नहीं दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आज्ञापक कर्तव्य जो है वो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। भाग 3 के तहत घोषित अपराध हेतु दंड विहित करने हेतु विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को है, विधानमंडल को नहीं है, यह हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत जो है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है था, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। तो आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 को याद रखिएगा। ठीक है, और न्यायालय को यह शक्ति है कि कोई भी काम जो किया गया है वो अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है या नहीं किया गया है, उसका निर्धारण वो कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट में आपको कह दूं कि 1 अगस्त से जो है आपका शुरू हो रहा है हमारा बैच, किसके लिए? तो BPSC के लिए, BPSC 66 के लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है। ओके, और इसमें जो है आपका 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। टोटल जो अवधि होगी इसकी 9 माह होगी। ठीक है, 9 माह के लिए ये कोर्स होगा और फी जो है आपका रखा गया है मात्र
2500 रुपये। तो आप जो है ज़रूर जुड़िए इससे। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो दृष्टि के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, दृष्टि के बीपीएससी के नोट्स मिलेंगे जो मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये बीपीएससी के दृष्टि के ही नोट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नोट्स कैसा है। तो ये नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, हिंदी के भी, स्टैटिस्टिक्स के भी, जीएस के सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, पीटी प्लस मेंस के ये नोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको दिया जाएगा करंट अफेयर्स दिया जाएगा जो मैं बनाता हूँ, वो तो आप लोग देख ही सकते हैं कि करंट अफेयर्स भी मैं बनाता हूँ। इसके अलावा जो है आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। हर चैप्टर के अंत में जो है आपका दृष्टि में दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं पीटी के भी, मेंस के भी। तो पीटी का भी टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मेंस का भी टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, हर कुछ दिया जाएगा। और वीडियोस तो हैं ही, वीडियोस के माध्यम से जो है आपको कोई भी समस्या हो नोट्स को समझने में तो मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर वीडियो बना ही रहा हूं तो उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र जो है 2500 रुपये शुल्क है, जबकि आपका ये जो नोट्स है आपका दृष्टि का, केवल उसी का शुल्क आप जाकर के देखेंगे तो 12,000 रुपये के आसपास है। दृष्टि के वेबसाइट पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह जो है आप 2500 रुपये में जुड़ सकते हैं। 9 माह का पूरा कोर्स है और 1 अगस्त से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाइए, मात्र 2 दिन बचा हुआ है, ठीक है। कोई जुड़े चाहे नहीं जुड़े, मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उस पर जो है नोट्स देना शुरू कर दूंगा। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। मैंने कमिटमेंट किया है कि 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो भी जो है बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए वो शुरू होने जा रहा है 1 अगस्त से, ठीक है। तो 1 अगस्त से वीडियो भी जो है परसों से मैं देना शुरू कर दूंगा, मतलब कि 1 अगस्त से, ठीक है। तो अब इसी के साथ जो है अपने दोस्त वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।